So class, we have gone through the topic for calls in advance, and now we are with the another topic, that is shares issued for consideration other than cash. देखिए क्या होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि हम लोग शेयर्स को मार्केट में इशू कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ कैश, यानी कि हमारी जो कैपिटल आ रही है वो कैश में आ रही है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम लोग शेयर्स को एज वेल एज डिबेंचर्स को कैश के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए भी वी हैव टू इशू, ऑलराइट, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे हमारे पास में क्लास 3 अलग अलग केसेस होते हैं। सबसे पहला होता है शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, दूसरा होता है हमारे पास में शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड फॉर परचेजिंग एनी असेट अदर देन कैश, और तीसरा होता है शेयर्स और डिबेंचर्स issued for acquiring any other business. So let's begin with the topic, the very first thing, that is share issued to promoters. Class, promoters are the person in whose mind the idea for conducting the business or for starting the business comes very first. यानी कि प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में बिजनेस को करने का आइडिया सबसे पहली बार आता है। इन शॉर्ट, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। Am I clear? Alright. तो अगर हम हमारी कंपनी के ओनर को ही शेयर्स इशू करते हैं, सो डू यू थिंक कि हम उनसे कुछ एक्सचेंज में पैसा लेंगे? नहीं। तो आप देखिए, पहले हम एंट्री देखेंगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या है। तो शेयर्स तो इशू हो ही रहे, शेयर्स इशू हो रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल तो हमें करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो टू शेयर कैपिटल तो होगा ही सही। अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हैं तो यहाँ पे 2% डिबेंचर्स, ये भी चीज़ होगी सही। आगे चल के हम लोग देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये वाला चैप्टर आएगा, उसको देखेंगे हम लोग। तो वहाँ पर भी ये सेम टॉपिक आपके पास में अवेलेबल होगा, ऑलराइट। और उसी के साथ में मैं आपको बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपके पास में आएगा ही आएगा 3 to 4 मार्क्स का। इट कैन बी शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इट कैन बी डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंड अभी पिछले 2-3 बार से डिबेंचर्स का क्वेश्चन आ ही रहा है इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे, ऑलराइट। तो पहला है इशूड टू प्रमोटर्स। अब आप देखिए, अगर हम लोग कैश में करते हैं तो हमारे पास में बैंक नाम की एसेट बढ़ती, ऑलराइट, लेकिन अभी हमारे पास में कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा है, तो एक तरीके का हमें एक्सपेंस बेयर करना पड़ रहा है, और उस एक्सपेंस का यहाँ पे नाम होता है क्लास इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट, यानी कि जब बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करा जाता है, एक स्टेज होती है, स्टार्टिंग स्टेज होती है, उसको इनकॉर्पोरेट करना बोलते हैं, और उसी की एक कॉस्ट है, इस वजह से उसको नाम दिया गया इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, और उसी को हम लोग डेबिट कर देंगे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड, 2% डिबेंचर्स इफ डिबेंचर्स आर इशूड, ऑलराइट क्लास। So this was the case 1, that is share issued to promoters. Now let's have a look on case number 2, that is shares or debentures issued for acquiring asset. So case 2 will be shares or debentures issued for acquiring any asset other than cash, any asset other than cash, ऑलराइट क्लास। तो आप देखिएगा, जब हम लोग कैश के लिए शेयर्स इशू कर रहे थे तो हमारे पास में बैंक नाम के एसेट बढ़ा रहे थे हम लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर रहे थे। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कैश की जगह पे कोई दूसरी एसेट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है, or the company is requirement of purchasing any kind of building or acquiring any kind of furniture. So what company does is, in spite of making payment of that particular asset, company has decided to issue shares or debentures to the vendor. तो वो केस में हम लोग क्या एंट्रीज पास करेंगे उसको देखेंगे हम। सपोज आपके पास में कोई एसेट आती है, सपोज हमने बिल्डिंग परचेज करी, तो द एंट्री फॉर दैट विल बी, बिल्डिंग नाम की एसेट बढ़ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मान लीजिए हम लोगों ने मशीनरी परचेस करी है, सो इट विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट। मान लीजिए हम लोगों ने फर्नीचर परचेस करा है,
तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वॉट एवर एसेट इट इज, वॉट एवर एसेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, या कोई भी दूसरी एसेट, इस इनके अलावा भी और भी होती हैं, तो इसके लिए हम लिख देते हैं एनी अदर एसेट अकाउंट डेबिट एक्सेप्ट कैश। कैश आता तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता ना। ऑलराइट, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एनी अदर एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर। ये टू वेंडर अकाउंट क्यों करा क्लास अपन ने? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वेंडर नाम की एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमने पेमेंट नहीं करा है, ना तो हमने शेयर्स इशू करे हैं, ना ही हम लोगों ने कैश का पेमेंट करा, ना बैंक में पेमेंट करा, ये कुछ नहीं करा। तो इस वजह से वेंडर इज द पर्सन फ्रॉम हुम यू आर एक्वायरिंग द एसेट। ऑलराइट, वेंडर वो पर्सन है जिससे आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं। तो वेंडर नाम की लाइबिलिटी क्रिएट करवा दी हम लोगों ने, क्रेडिटर बना दिया उसको हम लोगों ने। अब जब आप उसको पेमेंट करेंगे, जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, या कोई दूसरी एसेट आप कैश में भी पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैंने 5 लाख रुपीज़ की कोई एसेट परचेस करी, उसमें से 2 लाख रुपीज़ का मैंने कैश पेमेंट कर दिया, बाकी 3 लाख का मैंने शेयर्स इशू कर दिए या डिबेंचर्स इशू कर दिए। ऑलराइट, तो फिर वो इस तरीके से हो जाएगा, पार्ट पेमेंट्स भी होती हैं। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, जब आप पेमेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, वेंडर नाम की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो हम करेंगे इसको वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर आप उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं सपोज, तो इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप प्रेफरेंस शेयर करते हैं तो इट विल बी 2% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वॉट एवर परसेंटेज इट इज प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन। ये नाम होता है, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के आगे उनकी परसेंटेजेस लगी रहती हैं। इट कैन बी एनी परसेंटेज, 10%, 12%, 15%, वो यहाँ पे फिगर आ जाता है। ऑलराइट, अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इफ यू आर इशूइंग डिबेंचर्स तो यहाँ आ जाएगा 2% डिबेंचर्स। हमारे लिए तो लाइबिलिटी ही बढ़ रही है क्लास, एक लाइबिलिटी खत्म करके दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। ऑलराइट, अगर आप ये सब प्रीमियम पे करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। इज इट क्लियर? मान लीजिए आप पार्ट पेमेंट कर रहे हो उसको, तो यहाँ पर हमारे पास में बैंक नाम के एसेट भी साथ में कम हो जाती है, तो आ जाता है 2 बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? ऑलराइट, और कई बार डिस्काउंट पर भी, डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो, तो फिर उस केस में यहां पर हमारे पास में क्लास डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, ये एक और चीज हमारे पास में आ जाती है, बट दिस इज ओनली फॉर डिबेंचर्स। ओके, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर्स पर कभी भी नहीं होगा। शेयर्स के लिए आप प्रीमियम कर सकते हैं। आई हैव प्रोवाइडेड यू अ कंबाइंड एंट्री, यहां पे सब में इफ वाली बात है। इफ इक्विटी शेयर्स इशूड, इफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, इफ डिबेंचर्स इशूड। ऑलराइट क्लास, इफ प्रीमियम, इफ इशूड ऑन प्रीमियम, दिस इज, ये है केस, ये कंबाइंड एंट्री दी है मैंने आपको। इफ इशूड ऑन प्रीमियम, इफ पार्ट पेमेंट मेड ऑन कैश, ये तो ऐसा नहीं है ये सारी चीजें करनी है। इक्विटी शेयर अगर इशू कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। पार्ट पेमेंट कैश में कर रहा है तो 2 बैंक भी आ जाएगा। डिबेंचर इशू कर रहा है, डिस्काउंट पे कर रहा है, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। ऑलराइट क्लास, सो दिस विल बी द एंट्री फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द वेंडर फॉर एक्वायरिंग एनी ऑफ द असेट अदर देन कैश। पर यहाँ पर क्लास एक फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना होगा, वी हैव टू यूज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, and that particular formula is termed as number of shares or debentures issued to vendor। क्या होता है कि देखिए, अगर हम फेस वैल्यू पर इशू कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पार पर आप इशू करते हैं देयर इज नो इशू विद दिट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग उसी को प्रीमियम पे कर देंगे तब फिर हमारे पास में प्रॉब्लम आती है। आई विल हैव अ लुक विद द एग्जांपल एज वेल, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि यू हैव टू नोट इट डाउन। पहले ये वाली एंट्री है हमारे पास में फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट, और फिर उसके बाद में पेमेंट करने की एंट्री, ठीक। वर्किंग नोट के अंदर एक फॉर्मूला हम लोगों को लेना पड़ेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज क्लास एग्जाम्पल से देखेंगे इसको, हम लोग 2 एग्जाम्पल देखते हैं। हम बोलते हैं मशीनरी परचेज
फॉर रुपीज 5 लाख, ऑलराइट, और उसी के लिए शेयर्स इशूड ऑफ रुपीज 100 ईच। दो केस देखेंगे यहां पे हम लोग। केस 1 एट पार, केस 1 में हम बोलेंगे एट पार यानी कि इशूड एट पार, ऑलराइट क्लास। और केस 2 देखेंगे क्लास हम लोग, केस 2 इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, ऑलराइट। अगर पार पर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्रीज है, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्रीज है, वो देखेंगे। तो पार पर इशू कर रहे हैं, पहले तो हमने मशीनरी परचेज करी, तो हम मशीनरी को परचेज करने की एंट्री करेंगे। सो द एंट्री फॉर परचेजिंग योर मशीनरी विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इज इट क्लियर? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख। मशीनरी नाम के एसेट बढ़ गई, डेबिट कर दिया, वेंडर नाम की लाइबिलिटी क्रिएट करवा दी, क्रेडिट कर दिया, ऑलराइट, ठीक है। अब हमें इसका पेमेंट करना है, वी हैव टू मेक द पेमेंट बाय इशूइंग शेयर्स, ओके क्लास। तो एज आई एम हैविंग नॉट स्पेस ओवर हियर, तो इसको रब करके हम लोग ऊपर ही लिख लेते हैं। ये एंट्री तो हमने करी है फॉर एक्वायरिंग द एसेट। अब हम लोग वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री करते हैं। वेंडर को पेमेंट करना है और पार पर आप इशू कर रहे हो, सो द एंट्री फॉर दिस विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट, दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री एंड दिस विल बी द सेकंड एंट्री, ध्यान रखिएगा ये पहली एंट्री है, दिस विल बी द सेकंड वन। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एज इट इज इशूड ऑन पार। पार पर इशू हुआ था तो पूरा फेस वैल्यू शेयर कैपिटल के अंदर चल जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं आई। 5 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज हो गया, इज इट क्लियर? ये तो इजीली हो गया। बट एज आई टोल्ड यू दैट वेन एवर द शेयर्स आर गोइंग टू बी इशूड एट प्रीमियम, वहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। कैसे होगा, क्यों होगा, देखिएगा ध्यान से। एंट्री करते हैं पहले, सबसे पहले एसेट को परचेज करने की। सो फॉर परचेजिंग द एसेट एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी नाम की एसेट बढ़ गई, टू वेंडर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख। और इसको पेमेंट करने की एंट्री क्या आएगी क्लास हमारे पास में? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर आएगा क्लास हमारे पास में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वाई? बिकॉज वी आर इशूइंग एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो हमारे पास में वेंडर नाम की लाइबिलिटी खत्म हुई, डेबिट करा, शेयर्स नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई, इक्विटी शेयर नाम की क्रेडिट कर दिया, और साथ में आपने उसको प्रीमियम पर इशू करा है तो इसलिए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, ऑलराइट। अब वेंडर में तो आप चलिए 5 लाख रुपीज लिख लेंगे, बट हाउ यू विल गोइंग टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर अमाउंट बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम? तो यहां पे आपको पता है कि शेयर कैपिटल के अंदर तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, यानी कि फेस वैल्यू चल रही है हम लोगों की 100, और हमें पता है कि यहाँ पे प्रीमियम मल्टीप्लाई होता है, तो प्रीमियम चल रहा है इसका 10, बिकॉज इट इज 10%, सो इट विल बी 10% ऑफ 100, दैट विल बी 10 रुपीज, वो आ जाएगा, ऑलराइट। तो अमाउंट के लिए वी आर रिक्वायर द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अदरवाइज हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे तो हम निकाल लेंगे कि कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा, ऑलराइट। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी रिक्वायर अ फॉर्मूला, उसको देखते हैं एक बार हम लोग। और फॉर्मूला बोलता है नंबर ऑफ शेयर्स स्लैश डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर या पर डिबेंचर, वॉट एवर इट इज, ऑलराइट। जो भी आपका अमाउंट ड्यू है वेंडर को, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग हमारी इशू प्राइस से। सपोज अभी हमारे केस में 5 लाख रुपीज हमारे पास में ड्यू चल रहे हैं,
सो ₹5 लाख इज ड्यू टू वेंडर। इशू प्राइस आ गई क्लास हम लोगों के पास में ₹110। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, आप इसको देखिएगा 0 से 0, और ये अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है तो ये पॉइंट्स में जा रहा है, वैसे कभी भी पॉइंट्स में नहीं आता। अभी आउट ऑफ दिस कैलकुलेशन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं भाई ठीक है 50,000 शेयर्स आप इशू कर रहे हैं। आउट ऑफ दिस कैलकुलेशन आई एम टेलिंग यू अगेन, ऑलराइट। हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉइंट्स में आएगा क्योंकि एग्जाम्पल लिया था, कभी भी पॉइंट्स में नहीं आता है फिगर। तो 50,000 शेयर्स हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 50,000 इंटू 100, और यहाँ पे हम करेंगे 50,000 इंटू 10। इस तरीके से ये आपका इशू हो जाएगा। वॉट एवर द नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स यू आर गोइंग टू इशू, यहाँ से जो भी आपके पास में अमाउंट और जो भी टर्म आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे पॉइंट्स में आ रहा था पर पॉइंट्स में कभी भी आता नहीं है, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, ऑलराइट, बिकॉज वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल, इसलिए पॉइंट्स में आ रहा है। तो हमने एक अजम्पशन ले लिया कि हम 50,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, या फिर हम लोग 5,000 बोल लीजिए, 50,000 बोल लीजिए, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपनी फेस वैल्यू से, शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप अपने प्रीमियम से, तो आपके पास में प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। यू आर हैविंग इलस्ट्रेशंस इन डीके गोयल फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 10 टिल 16 और 17, इसी पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर एग्जाम्पल है, डिबेंचर्स वाले चैप्टर में भी है, सो यू हैव टू गो थ्रू देम, ऑलराइट। सो दिस वाज द केस 2, दैट इज शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड फॉर एक्वायरिंग एनी असेट अदर देन कैश, यानी कि हम लोग कोई असेट एक्वायर कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में वी आर व्हाट वी आर गिविंग इज वी आर इशूइंग शेयर्स, वी आर इशूइंग डिबेंचर्स, और वी आर मेकिंग द पार्ट पेमेंट, ऑलराइट क्लास। So these were the journal entries for this particular topic. Now the last one, that is share issued for acquiring any other business. केस 3 है हमारे पास में, शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड case 3 we are having with us, that is shares slash debentures issued for acquiring business या any business, ऐसा लिख लीजिए आप, for acquiring any business। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। सपोज मान लीजिए कि आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा है, अमलगमेशन हो गया है या मर्जर हो गया है, हम किसी का पूरा की पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो किसी भी एंटिटी का बिजनेस टेक ओवर करने का मतलब होता है क्लास दैट यू आर गोइंग टू परचेज ऑल ऑफ द असेट्स एंड ऑल ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन कंसिडरेशन, ऑलराइट। यानी कि आप उस पर्टिकुलर बिजनेस की कोई सारी असेट्स परचेज कर रहे हैं, लाइबिलिटीज परचेज कर रहे हैं, और प्लस आप उसको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। सो एंट्रीज फॉर दिस विल बी, पहले तो आप बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री करेंगे सबसे पहले। देखिए आपके पास में एसेट्स आ रही हैं उस बिजनेस की, तो एंट्री फॉर दैट विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट, और उसी के साथ में आपके पास में जो है लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, तो फिर हम करेंगे टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ऑलराइट। और फिर उसके बाद में आता है क्लास हमारे पास में टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। ये बिजनेस परचेज अकाउंट की जगह पे जब आप, ये एग्जांपल है इसलिए बिजनेस परचेज लिख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन के अंदर आपको नाम दे रखा होगा। फॉर एन एग्जांपल, एक्स लिमिटेड हैड टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, तो यहाँ पे वाई लिमिटेड का नाम आ जाएगा। क्यों? हम लोगों ने एसेट्स परचेज करी, उस बिजनेस की एसेट्स को डेबिट करा। वी हैव परचेज द लाइबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर लिया। और उस इन चीज़ों के अगेंस्ट में जो भी आप उसको कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पेमेंट करके कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोगों ने उसको क्रेडिटर बना दिया। जैसे असेट्स वाले केस में हम लोगों ने वेंडर को क्रेडिट करा था, सिमिलरली यहाँ पे जो भी फर्म का नाम होगा उसको आप क्रेडिटर बना देंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये बिजनेस परचेज के अंदर जो चीज़ आती है, ये अमाउंट आता है आपके पास में परचेज कंसिडरेशन का। क्या आएगा? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है क्लास वॉट एवर द कंसिडरेशन यू हैव डिसाइडेड फॉर एक्वायरिंग द पर्टिकुलर बिजनेस, ऑलराइट। और फिर उसके बाद में आप इसको पेमेंट कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी आपके पास में पेमेंट करने की? एज सेम एज वी हैव डन इन दी प्रीवियस केस। वहां पे आप वेंडर को पेमेंट कर रहे थे, यहाँ पर आप किसी फर्म को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग। फिर से ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन में जो भी फर्म का नाम होगा वो नाम चलेगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो सपोज इट इज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। अगर आप डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू करते हैं तो अगेन डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर करते हैं तो 2% प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स करते हैं तो परसेंट डिबेंचर्स, प्रीमियम पे करते हैं तो इट इज 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऑलराइट, वॉट एवर इट इज, इक्विटी शेयर के लिए 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर के लिए 2% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स के लिए 2% डिबेंचर, प्रीमियम पे करने के लिए 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो फिर उसके लिए यहाँ पे 2 बैंक, ये भी आ सकता है। इफ़ यू आर डूइंग एनी पार्ट पेमेंट, सपोज मान लीजिए कुछ पेमेंट तो हम लोगों ने कैश में कर दिया एंड कुछ पेमेंट हम लोगों ने शेयर्स या डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके करा। ऑलराइट क्लास, दिस एंट्री विल बी सेम एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस केस, बस वहाँ पे वेंडर का नाम आ रहा था, यहाँ पे किसी बिजनेस फर्म का नाम आ जाएगा जिसका भी आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे होंगे। ऑलराइट क्लास, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो मेन पॉइंट है वो है यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का। क्वेश्चन में क्लास वी आर हैविंग परचेज कंसिडरेशन इन 2 डिफरेंट मेथड्स। वन इज योर नेट असेट मेथड एंड अनदर वन इज द नेट पेमेंट मेथड। एक बार इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन और उससे जर्नल एंट्रीज में भी कुछ चेंजेस बन जाते हैं, पेमेंट करने वाली एंट्रीज में नहीं होंगे, दूसरी एंट्रीज में होंगे, देखिएगा ध्यान से। परचेज कंसिडरेशन देख रहे हैं हम लोग। परचेज कंसिडरेशन का मतलब वॉट एवर द अमाउंट यू हैव डिसाइडेड टू पे इन एक्सचेंज और इन परचेजिंग और फॉर एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो ये 2 मेथड से होता है। एक तो होता है क्लास हमारे पास में नेट असेट मेथड, नेट असेट मेथड। ऑलराइट, आई एम डिक्टेटिंग यू दीज मेथड्स, so please listen to it carefully. नेट असेट मेथड कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, वो ध्यान से सुनना। अगर आपको पेमेंट करने की डिटेल पूरी तरह से नहीं दे रखी है, इफ इन द क्वेश्चन द डिटेल्स फॉर पेमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड टू यू इन दी फुली मैनर, या आपको पूरी डिटेल नहीं दे रखी है, देन इट इज ऑलवेज योर नेट असेट मेथड। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिएगा, सपोज हम बोलते हैं कि हमने बिजनेस की असेट परचेज करी है, असेट्स हम लोगों ने परचेज करी है 10 लाख रुपीज़ की, और हम बोलते हैं कि हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ जो है, लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने उसकी परचेज करी है 2 लाख रुपीज़ की। ऑलराइट, अब वो आपको पेमेंट की डिटेल देगा, देखिएगा पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं। पेमेंट के लिए उसने बोल दिया आपको डैट वी आर इशूइंग इक्विटी शेयर्स फॉर ₹5 लाख, हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं 5 लाख रुपीज़ के, एंड बैलेंस इन कैश, एंड बैलेंस इन कैश, यानी कि आपको कंसिडरेशन की डिटेल इनकम्प्लीट दे दी, बैलेंस इन कैश। अब हाउ यू विल कम टू नो दैट व्हाट विल बी द बैलेंस दैट यू हैव टू मेक द पेमेंट इन कैश, कौन सा बैलेंस होगा जिसका पेमेंट कैश में करेंगे, ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसके केस में हमें पता है, ऐसे हर केस में, कि परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नेट असेट। ऑलराइट, इस केस में परचेज कंसिडरेशन क्या है आपका, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नेट असेट्स, और नेट असेट्स होती है हमारे पास में, नेट असेट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्लास असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि जो असेट आप परचेज कर रहे हैं माइनस योर लाइबिलिटीज। तो इन सच केस योर नेट असेट विल बी, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली नेट असेट कितनी हो जाएगी, 10 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 8 लाख, यानी कि आपका जो परचेज कंसिडरेशन है दैट इज ₹8 लाख। इस 8 लाख रुपीज में से आप इक्विटी शेयर्स कितने रुपीज के इशू कर रहे हैं, 5 लाख रुपीज के। तो जो बैलेंस बचा, यानी कि 3 लाख रुपीज का बैलेंस, दिस विल बी इन कैश। ऑलराइट क्लास, तो अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रखी हो दैट इज बैलेंस इन कैश और बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स और व्हाटएवर इट इज, पेमेंट डिटेल्स आर इनकम्प्लीट, तो हमेशा नेट असेट मेथड अप्लाई होगा। ओके, अब मान लीजिए अगर ये सेम एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं, सेम एग्जांपल है कि असेट हम लोगों ने इतने रुपीस की परचेज करी है, लाइबिलिटीज हम लोगों ने 2 लाख रुपीस की परचेज करी है,
अब देखते हैं हम लोग नेट पेमेंट मेथड. नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज नेट पेमेंट मेथड. सेम एग्जांपल है क्लास. असेट 10 लाख रुपीस की परचेस करी और लाइबिलिटीज हम लोगों ने 2 लाख की परचेस करी. पेमेंट की डिटेल में उसने कह दिया इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं 5 लाख रुपीस के, और सपोज उसने बोल दिया कि हम लोग पार्ट पेमेंट यानी कि हम लोग बैंक का पेमेंट करते हैं 4 लाख रुपीस का. 4 लाख का हम लोगों ने क्या कर दिया, बैंक का पेमेंट कर दिया. ऑलराइट. अब आप देखिए पेमेंट डिटेल्स कंप्लीट है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. हमें पता है दैट वी आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ रुपीज 9 लाख. सो दिस विल बी योर नेट पेमेंट मेथड. हमें हमारा परचेज कंसिडरेशन पूरा कंप्लीटली दे रखा है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ा. ठीक है, 9 लाख रुपीस का आप पेमेंट कर रहे हैं. सो इन सच केसेस योर फर्स्ट जर्नल एंट्री विल गेट चेंज. कैसे होगा एग्जाम्पल से, इसी एग्जाम्पल की जर्नल एंट्रीज करके देखेंगे क्लास हम लोग. ऑलराइट. नेट पेमेंट मेथड में क्या डिफरेंसेस आते हैं ध्यान से देखिएगा. सपोज हम लोग कह रहे हैं कि हमने असेट परचेज करी है 10 लाख रुपीस की और हम लोगों ने लाइबिलिटीज परचेज करी है 2 लाख रुपीस की, और जो नेट पेमेंट आप कर रहे हैं, नेट पेमेंट वो है हमारे पास में इक्विटी शेयर्स 5 लाख रुपीस के, और बैंक यानी कि पार्ट पेमेंट आप कर रहे हैं 4 लाख रुपीस का. तो इन शॉर्ट आप पेमेंट कितने का कर रहे हैं, 9 लाख रुपीस का पेमेंट कर रहे हैं आप. इज इट क्लियर? तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज, हैव अ लुक. देखिए असेट परचेज करिए हम लोगों ने, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट. ये एसेट्स कोई सी भी चीज़ें हो सकती है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, वॉट एवर इट इज. असेट्स अकाउंट डेबिट. यहाँ पे ना जब भी आपको पता लग जाए कि आप नेट पेमेंट मेथड पे वर्क कर रहे हैं तो एक लाइन आपको बीच में छोड़नी है, इस एंट्री के बीच में एक लाइन छोड़नी है. जैसे अभी यहाँ पर एक लाइन का गैप दे देते हैं हम लोग. असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट एंड टू बिजनेस परचेज अकाउंट. बिजनेस परचेज अकाउंट, आई एम नॉट हैविंग एनी नेम ओवर हेयर, दैट्स व्हाई बिजनेस परचेज अकाउंट. अब अमाउंट देखते हैं. असेट्स में 10 लाख रुपीस की असेट खरीदी थी, लाइबिलिटीज हम लोगों ने खरीदी थी 2 लाख रुपीस की, और यहाँ पे आता है परचेज कंसिडरेशन. तो देखिए आप 9 लाख रुपीस का परचेज कंसिडरेशन दे रखा है, कैलकुलेट नहीं करा है क्लास, नेट असेट मेथड नहीं है. नेट असेट मेथड में तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. दिस टाइम वी आर हैविंग नेट पेमेंट मेथड. पूरी डिटेल दे रखी है पेमेंट की, तो वो अमाउंट आ गया. अब आप एक चीज नोट कीजिए, देखिए व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस. अगर हम बिजनेस की वैल्यू देखें, 10 लाख रुपीस के एसेट्स है और 2 लाख रुपीस की लाइबिलिटीज है. So what will be the value of the business? The value of the business will be 10 lakh minus 2 lakh, that is 8 lakh rupees. And for the amount of 8 lakh, you are making the payment of 9 lakh. यानी कि आप 1 लाख रुपीस का ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं. इन शॉर्ट आप कह सकते हैं आपके पास बैलेंसिंग फिगर डेबिट कॉलम में आ रहा है. इस एंट्री में देखिए आप 9 लाख का क्रेडिट प्लस 2 लाख का क्रेडिट, 11 लाख तो क्रेडिट में हो गया. तो 1 लाख रुपीस का हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर डेबिट कॉलम में आ रहा है. इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस की गुडविल है. ये जो 1 लाख रुपीस आप ज्यादा दे रहे हैं, दैट इज फॉर द गुडविल ऑफ द बिजनेस. सो द बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा क्लास, एंड दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी टर्म्ड एज गुडविल अकाउंट डेबिट. इज इट क्लियर? बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट आपने कर दिया है 1 लाख रुपीस का, तो हम लोगों ने उसको बोल दिया गुडविल अकाउंट डेबिट. यानी कि बैलेंसिंग फिगर अगर आपका डेबिट कॉलम में आता है तो इट विल बी गुडविल. एंड एक चीज और देख लेते हैं. मान लीजिए अगर हम यहाँ पर अभी हम लोग 2 लाख रुपीस का पेमेंट करते हैं, 2 लाख का, तो हम लोग नेट पेमेंट कितने का कर रहे हैं क्लास, 7 लाख का. तो यहाँ पे ये हो जाता है 7 लाख. इज इट क्लियर? 7 लाख रुपीस का पेमेंट हो रहा है. अब बैलेंसिंग फिगर क्या होगा देखेंगे ध्यान से. देखिए असेट है 10 लाख रुपीस की, लाइबिलिटीज 2 लाख रुपीस की, और बिजनेस परचेज हम लोगों ने करा 7 लाख पे. इज इट क्लियर? हाँ जी. अब आप देखिएगा, देखिए बिजनेस की वैल्यू क्या थी, बिजनेस की वैल्यू क्या चल रही है, 8 लाख रुपीस चल रही है. अभी हमने देखा 10 माइनस 2, 8 लाख रुपीस की बिजनेस की वैल्यू है.
पर आप पेमेंट कितने का कर रहे हैं, 7 लाख का, यानी कि आप 1 लाख रुपीज का कम पेमेंट कर रहे हो. सो इट इज एन इनकम फॉर यू, और इस इनकम का नाम होता है कैपिटल रिजर्व. ऑलराइट, और बैलेंसिंग फिगर देखिए कहां पर आ रहा है, क्रेडिट कॉलम में. 1 लाख रुपीज का बैलेंसिंग फिगर इस बार किस तरफ आ गया, क्रेडिट कॉलम में आ गया. तो ये जो बैलेंसिंग फिगर बना, दिस विल बी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कैपिटल रिजर्व नाम की इनकम जनरेट हो गई हम लोगों को. 8 लाख रुपीज वाले बिजनेस के लिए हमने 7 लाख रुपीज का पेमेंट करा, तो 1 लाख रुपीज की कैपिटल रिजर्व नाम की इनकम हो गई. तो ये दो केसेस बनते हैं, बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व. कब बनेंगे, जब आपको परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से दे रखा होगा. ऑलराइट क्लास, so this was all about the topic, that is share issued for shares or debentures issued for consideration other than cash. अभी इसके अंदर एक पेमेंट करने वाली एंट्री बची है, वो बनेगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक. वो पेमेंट करने की एंट्रीज आपको करनी है अपने रजिस्टर्स में. दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक. थैंक यू सो मच.